13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पन्ने का इश्तहार दिया जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। चौहान ने अपनी प्रचार अभियान के तहत कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगे। अपनी पत्नी की मदद से ढिल्लों जनरल जियाउल हक का करीबी दोस्त बन गया। चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान के आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना के करीब 1 लाख जवानों को पंजाब में तैनात किया गया। इसके अलावा करीब 40,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी पंजाब भेजा गया। जब उस विमान ने लाहौर में लैंड किया तो आईएसआई के अधिकारियों ने पाया कि हाईजैकर्स ने उस विमान को असली हथियार के बजाय खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर हाईजैक किया था। 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे जगजीत सिंह चौहान, जो कि बाद में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, कुछ समय बाद वे लंदन में बस गए थे। वहां उन्होंने सिख होम रूल लीग की न ही सिर्फ सदस्यता ग्रहण की बल्कि इसके अध्यक्ष भी बन गए। अप्रैल 1979 में पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हो रहा था। 3 घंटे तक लगातार चले भाषणों ने सबको बोर कर दिया था। भाषण खत्म हो ही रहा था तभी अचानक 2 लोग हॉल के पीछे से दौड़ते हुए आए और मंच पर चढ़ गए। उन्होंने वहां भारतीय संविधान के विरोध में नारे लगाए और हवा में कुछ कागज फेंके। फिर वो जितनी तेजी से दौड़ते हुए अंदर आए थे उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए बाहर चले गए। अगले दिन द ट्रिब्यून अखबार के संपादक और जाने माने पत्रकार प्रेम भाटिया ने लिखा कि विश्वविद्यालय सम्मेलन में जो घटना हुई है वो अत्यंत गंभीर है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, खालिस्तान, जो ट्रिब्यून के पाठकों ने पहले कभी भी नहीं सुना था। भारत के आज़ाद होने के कुछ सालों के अंदर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में बसने वाले भारतीयों में सबसे बड़ी तादाद पंजाब से आने वाले सिखों की थी। इनमें से कुछ लोग तो ब्रिटिश शासन के दौरान ही इन देशों में बस चुके थे। इन लोगों की दिक्कतें तब शुरू हुई जब कंपनियों ने इन्हें जोर देना शुरू किया कि वो अपनी दाढ़ी कटाएं और अब पगड़ी पहनना बंद कर दें। इन लोगों ने अपनी शिकायतें इंडियन हाई कमीशन के सामने रखी, लेकिन हाई कमीशन ने इस मामले में कुछ नहीं किया और सिखों को सलाह दी कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। रॉ के पूर्व अतिरिक्त सचिव बी रमन ने सिख अलगाववाद पर अपने व्हाइट पेपर में लिखा, सिखों के मुद्दों को विदेशी सरकारों के सामने उठाने में भारत सरकार की झिझक ने ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में रहने वाले सिखों के एक तबके में ऐसी भावना को बढ़ावा दिया कि एक अलग देश में ही उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। ब्रिटेन के सिख बस ड्राइवर और कंडक्टरों ने चरण सिंह पंछी के नेतृत्व में सिख होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। इसी तरह अमेरिका के कुछ खुशहाल सिख किसानों ने यूनाइटेड सिख अपील की स्थापना की, लेकिन अधिकतर सिख लोग इन संगठनों से दूर रहे और उन्होंने अलग सिख देश के विचार का समर्थन नहीं किया। 1967 से 1969 के बीच पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे जगजीत सिंह चौहान, जो कि बाद में पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, कुछ समय बाद वे लंदन में बस गए थे। वहां उन्होंने सिख होम रूल लीग की न ही सिर्फ सदस्यता ग्रहण की बल्कि इसके अध्यक्ष भी बन गए। बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर खालिस्तान आंदोलन कर दिया। उनके ब्रिटेन पहुंचने से पहले से ही पाकिस्तानी हाई कमीशन और लंदन में अमेरिकी हाई कमीशन सिख होम रूल आंदोलन के संपर्क में था। रॉ के अतिरिक्त सचिव रहे बी रमन अपनी किताब काउ बॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जनरल याया खान ने जगजीत सिंह चौहान को पाकिस्तान आमंत्रित किया। वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पंजाब के सिख नेता के रूप में उनका प्रचार किया गया। उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां के प्रशासन ने उन्हें पाकिस्तान के गुरुद्वारों में रहे पवित्र सिख दस्तावेज भेंट किए। वो उन्हें अपने साथ ब्रिटेन ले गए और अपने आप को सिखों के नेता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई शुरू होने से पहले इंदिरा गांधी के निर्देश पर रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान में लोगों के ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया।
CIA और ISI ने इसका जवाब देते हुए भारत में सिखों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन और विदेशों में रह रहे सिखों की समस्याओं के प्रति भारत के उदासीन रवैये को प्रचारित करना शुरू कर दिया। जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क की यात्रा करके स्थानीय मीडिया से मुलाकात की और उन्हें खालिस्तान आंदोलन की जानकारी दी। उन बैठकों का आयोजन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय के लोगों से करवाया, जिनका नेतृत्व उस समय हेनरी किसिंजर कर रहे थे। टेरी मिल्यूस्की अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 ईयर्स ऑफ द ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में लिखते हैं, 13 अक्टूबर 1971 को जगजीत सिंह चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पन्ने का इश्तहार दिया, जिसमें स्वतंत्र सिख राज्य खालिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने की बात कही गई थी। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। बाद में रॉ की जांच में पता चला कि इस विज्ञापन का खर्च वॉशिंगटन स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन ने उठाया था। इस बीच ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में सिख युवाओं ने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, दल खालसा और बब्बर खालसा जैसे कई संगठनों की स्थापना की। इन सभी ने जगजीत सिंह चौहान को दरकिनार कर खालिस्तान की स्थापना के लिए हिंसक आंदोलन की वकालत की। जगजीत सिंह चौहान इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही भारत आ गए थे, लेकिन जब 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो जगजीत सिंह चौहान वापस इंग्लैंड चले गए। टेरी मिल्यूस्की लिखते हैं, 70 का दशक खत्म होते होते ISI की चौहान में दिलचस्पी खत्म होने लगी और उन्होंने दूसरे नए संगठनों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। चौहान ने अपनी प्रचार अभियान के तहत कनाडा में कथित स्वतंत्र राज्य खालिस्तान के करेंसी नोट और डाक टिकट छपवाए और उनको प्रचारित करने लगे। इस बीच वो ओटावा भी गए। वहाँ उन्होंने चाइना के डिप्लोमेट से मुलाकात कर खालिस्तान आंदोलन के लिए चीन की सहायता मांगी, लेकिन चाइना ने उनकी बात नहीं मानी और सन 1980 के बाद पाकिस्तान ने उन्हें डाउनग्रेड करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अमेरिका की उसमें दिलचस्पी बरकरार रही। इंदिरा गांधी के दोबारा सत्ता में आने के बाद अमेरिका में एक नया सिख नेता सक्रिय हो गया था। उसका नाम था गंगा सिंह ढिल्लों। वो पहले पंजाब पुलिस के एक अधिकारी थे जो अमेरिका जाकर वॉशिंगटन में बस गए थे। बी रमन लिखते हैं, अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने कीनिया मूल की सिख महिला से शादी कर ली थी, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक की पत्नी की नज़दीकी दोस्त थी। अपनी पत्नी की मदद से ढिल्लों जनरल जियाउल हक का करीबी दोस्त बन गया। उसने वॉशिंगटन में ननकाना साहिब फाउंडेशन की स्थापना की और अक्सर पाकिस्तान जाने लगा। जियाउल हक और ढिल्लों का परिवार बहुत नज़दीक आ चुका था। 29 सितंबर 1981 को सिख चरमपंथी एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लाहौर ले गए। पाकिस्तानी प्रशासन ने हाईजैकर्स को यात्रियों को छोड़ने और अपने आप को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले करने के लिए मना लिया। हाईजैक विमान को यात्रियों के साथ भारत लौटा दिया गया, लेकिन सरेंडर करने वाले अपहरणकर्ताओं को ननकाना साहिब गुरुद्वारे में रहने की अनुमति दे दी गई। जियाउल हक की सरकार ने उन्हें भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये वादा ज़रूर किया कि वो पूरी जांच के बाद पाकिस्तान की अदालत में उन पर मुकदमा चलाएंगे। मुकदमे के बाद उनको सज़ा हुई, लेकिन उन्हें जेल भेजने के बजाय ननकाना साहिब गुरुद्वारे में रहने की इजाज़त दे दी गई। मुख्य अपहरणकर्ता गजेंद्र सिंह ने गुरुद्वारे में रहते हुए भारत और विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों से मिलकर भारत के खिलाफ प्रचार करना जारी रखा। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने एक के बाद एक 3 भारतीय विमानों का हाईजैक किया। पाकिस्तान प्रशासन इन विमानों को अपने यहाँ लैंड करने की अनुमति देता और हाईजैकर्स और मीडिया के बीच बातचीत की व्यवस्था कराता रहा, ताकि हाईजैकर्स भारतीय विरोधी प्रचार चला सकें। आखिर में वो उन्हें यात्रियों को छोड़ देने के लिए मना लेते, ताकि वो भारत लौट सकें। कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए हाईजैकर्स को जेल भेजने के बजाय गुरुद्वारे में रखा जाता, लेकिन जब 24 अगस्त 1984 को चरमपंथियों ने 5वीं बार भारतीय विमान को हाईजैक किया तो पाकिस्तानी प्रशासन ने बिल्कुल अलग नीति अपनाई, क्योंकि पिछले मौक़ों पर हाईजैकर्स के साथ किए गए उनके व्यवहार की इंटरनेशनली काफ़ी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही थी। बी रमन लिखते हैं, जब उस विमान ने लाहौर में लैंड किया तो ISI के अधिकारियों ने पाया कि हाईजैकर्स ने उस विमान को असली हथियार के बजाय खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर हाईजैक किया था। उन्होंने हाईजैकर्स को एक रिवॉल्वर दी और उन्हें दुबई जाने के लिए मना लिया।
जब विमान ने दुबई में लैंड किया तो यूएई के अधिकारियों ने उन्हें इस शर्त पर हाईजैकिंग समाप्त करने के लिए मना लिया कि उन्हें भारत सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। जैसे ही भारत सरकार को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आईबी और रॉ के अधिकारियों का एक दल दुबई भेजा। जब दुबई के अधिकारियों ने भारतीय दल से सहयोग नहीं किया तो इंदिरा गांधी ने विदेश मंत्रालय में सचिव रोमेश भंडारी को दुबई भेजा, जिनके दुबई के राज परिवार से गहरे रिश्ते थे। बी रमन आगे लिखते हैं, एक पश्चिमी कंपनी का जहाज चार्टर कर दुबई भेजा गया। भारतीय दल के सभी सदस्य विमान के अंदर ही रहे। दुबई के अधिकारियों ने हाईजैकर से झूठ बोला कि उनकी इच्छानुसार उन्हें अमेरिका को सौंपा जा रहा है। उनको लेने के लिए अमेरिका से एक विशेष विमान भी आया है। उनको चार्टर्ड विमान के अंदर ले जाकर उनके रिवॉल्वर समेत भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। विमान के अंदर घुसकर हाईजैकर्स को पता चला कि उनको अमेरिका न ले जाकर भारत ले जाया जा रहा है। हाईजैकर्स को दिया गया रिवॉल्वर जर्मनी में बना हुआ था। रॉ ने उस रिवॉल्वर का विवरण जर्मन खुफिया एजेंसियों को भेजकर ये पता लगाने के लिए कहा कि इस रिवॉल्वर को किसे बेचा था। जर्मन खुफिया एजेंसी ने रॉ को बताया कि वो रिवॉल्वर पाकिस्तानी सेना को भेजे गए हथियारों के कंसाइनमेंट का हिस्सा था। जब भारत ने अमेरिका को ये विवरण देकर मांग की कि इन सबूतों के आधार पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाना चाहिए, तो अमेरिकी प्रशासन इससे सहमत नहीं हुआ। रिवॉल्वर को एक पाकिस्तानी अधिकारी ने हाईजैकर्स को दिया था। इस बात की सूचना उस विमान में सवार एक यात्री से मिली थी। ये सब हो जाने के बाद खालिस्तानियों में इस बात का डर बैठ गया था कि उनको भी पकड़ा जा सकता है। इसके बाद भारतीय विमानों की हाईजैकिंग पूरी तरीके से बंद हो गई थी। इसके बाद सिख चरमपंथियों ने कई विध्वंसक गतिविधियों में हाथ से चलने वाले हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कई जगह विस्फोट और दहशत फैलाने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड और आईईडी का सहारा लिया गया। राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों और बेगुनाह नागरिकों की जानबूझकर की गई हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। हिंसा का दायरा बढ़ाकर पंजाब से बाहर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और भारत के दूसरे हिस्सों में ले जाया गया। शुरू में खालिस्तानी चरमपंथियों को आम लोग का समर्थन नहीं हासिल था, लेकिन 1980 के दशक में उन्हें कुछ तबकों का समर्थन मिलने लगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि खालिस्तानी अलगावादी आईईडी के जरिए विस्फोट कर 1982 में आयोजित हुए एशियाई खेलों में खलल डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए दिल्ली जाने वाली सड़कों को रोक दिया गया और दिल्ली की तरफ आने वाला हर सिख की तलाशी ली गई। इस तलाशी को कई सिखों ने अपमानजनक माना, क्योंकि पगड़ियों की भी तलाशी ली जा रही थी। इनमें से कई नाराज सिखों की सहानुभूति खालिस्तानियों की तरफ हो गई। खुफिया एजेंसी रॉ के विशेष सचिव रहे GBS सिद्धू अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में लिखते हैं, इसी दौरान लंदन में रह रहे जगजीत सिंह चौहान पहले बैंकॉक पहुंचे, फिर वहां से काठमांडू गए ताकि वो वहां पंजाब के खालिस्तानी तत्वों से मिल सकें। रॉ के जासूसों ने बैंकॉक और काठमांडू में उन पर नज़र रखी। भारत ने नेपाल से अनुरोध किया कि वो उन्हें पकड़कर भारत के हवाले कर दें, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। नेपाल प्रशासन ने चौहान को पकड़ा ज़रूर, लेकिन उन्हें भारत भेजने के बजाय बैंकॉक जाने वाली फ़्लाइट पर बिठा दिया। इसके बाद स्वर्ण मंदिर को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। इस बीच खालिस्तानी चरमपंथियों ने अपनी गतिविधियों के लिए स्वर्ण मंदिर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 26 अप्रैल 1983 को पंजाब के DIG AS आटवाल की उस समय हत्या कर दी गई, जब वो स्वर्ण मंदिर से बाहर आ रहे थे। तब जैल सिंह देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने खालिस्तानियों में फूट डालने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले का सहारा लिया, लेकिन भिंडरावाले हाथ से निकल गए और खालिस्तानियों के नेता बन बैठे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में शरण ली और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। राजीव गांधी और उनके दो नज़दीकी लोगों ने रॉ के दिल्ली गेस्ट हाउस में अकाली दल के नेताओं से गुप्त मुलाकात की। ये बातचीत नाकाम हो गई और अकाली नेताओं ने खालिस्तानी तत्वों को स्वर्ण मंदिर छोड़ने के लिए मनाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी थी। इसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या हुई, लेकिन 1980 का दशक समाप्त होते होते खालिस्तान आंदोलन में दरार आनी शुरू हो गई। दरअसल इसकी शुरुआत 10 मई से 18 मई 1988 तक हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 से हुई। लोगों को समझ में आने लगा कि खालिस्तानी चरमपंथियों को लूट, जबरन वसूली, अपहरण और ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जे से कोई परहेज नहीं है।
पंजाब के मुख्य सचिव रहे रमेश इंदर सिंह अपनी किताब टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में लिखते हैं कि लोगों को लग गया कि ये धर्म के कथित मसीहा दरअसल अपराधियों का एक झुंड था। उन्होंने बंदूक का सहारा धार्मिक वजह से नहीं बल्कि निजी लोभ को पूरा करने के लिए लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उनको आम लोगों की सहानुभूति मिलनी बंद हो गई। उनको छिपने और पनाह देने में किसानों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। कई चरमपंथी नेताओं ने गैर कानूनी तरीके से काफ़ी पैसा बनाया। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं कि बब्बर खालसा की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब उसके प्रमुख सुखदेव सिंह बब्बर को पटियाला के एक आलीशान घर में दूसरी पत्नी के साथ रहते पाया गया। हरीश पुरी, परमजीत सिंह जज और जगरूप सिंह सेखों ने अपनी किताब टेररिज्म इन पंजाब अंडरस्टैंडिंग ग्रास रूट रियलिटी में लिखा, जब 1991 में 205 चरमपंथियों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इनमें से अधिकतर आसान पैसा बनाने के लिए इस आंदोलन में शामिल हुए थे। इनमें से कम 1/3 लोगों के पास बेइंतहा पैसा हो गया था। खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी छवि सुधारने के लिए एक आचार संहिता जारी की जिसमें लड़कियों से फैशनेबल कपड़े ना पहनने और आईब्रो ना बनवाने के लिए कहा गया था। पुरुषों को भी अपनी दाढ़ी ना तराशने की हिदायत दी गई थी। शादियों में नाच और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शादी में बारातियों की संख्या घटाकर 11 कर दी गई। स्कूल जाने वाले बच्चों से कहा गया कि वो सिर्फ केसरिया, सफ़ेद या काले कपड़े पहनकर ही स्कूल जाएं। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने एक पोस्टर जारी करके कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। इन लोगों ने ब्यूटी पार्लर और औरतों के साड़ी और जीन्स पहनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। सिख महिलाओं से कहा गया कि वो अपने सिर को ढक कर रखें और माथे पर बिंदी और सिंदूर ना लगाएं। चरमपंथियों ने आदेश जारी किया कि वाहनों के नंबर प्लेट में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया जाए। ट्रक ड्राइवरों ने इसे पसंद नहीं किया क्योंकि इसकी वजह से पंजाब से बाहर जाने पर उनके सामने दिक्कतें पेश आने लगी। इस सब का कुल परिणाम ये हुआ कि चरमपंथियों को आम लोगों का समर्थन मिलना बंद हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा एजेंसियों ने इन संगठनों में सेंध लगानी शुरू कर दी। अमेरिका में रहने वाले गंगा सिंह ढिल्लों जैसे खालिस्तानियों का असर भी जाता रहा। अलगावादियों का नेतृत्व धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि चरमपंथियों की संख्या और भी कम हो गई। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, कट्टर चरमपंथियों की संख्या कभी भी 1500 से अधिक नहीं रही। बड़ी संख्या में मारे जाने और सुरक्षा एजेंसियों के दबाव के चलते उनका काडर कम होने लगा और हिंसक आंदोलन समाप्त हो गया। सन 1988 में 372 चरमपंथी मारे गए, सन 1989 में 703, सन 1990 में 1335, सन 1991 में 2300, सन 1993 तक 916 चरमपंथियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले। चरमपंथियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान के आकार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना के करीब 1 लाख जवानों को पंजाब में तैनात किया गया। इसके अलावा करीब 40,000 अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी पंजाब भेजा गया। इन सबको पंजाब पुलिस की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। सैनिक ऑपरेशन का नेतृत्व पहले लेफ्टिनेंट जनरल GS गरेवाल और लेफ्टिनेंट जनरल BS छिब्बर कर रहे थे। उनके बाद जनरल VP मलिक ने कमान संभाली। इस सब का परिणाम ये हुआ कि खालिस्तानी आंदोलन की कमर टूटने लगी। सन 1992 में जहां चरमपंथियों के हाथ 1518 नागरिकों की हत्या हुई थी, 1994 आते हुए यह संख्या घटकर सिर्फ 2 ही रह गई। 31 अगस्त 1995 को चरमपंथियों ने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी, जो पंजाब में हिंसा की आखिरी बड़ी वारदात थी।